सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आज हम 12th क्लास का चैप्टर करने वाले हैं, 5th। और चैप्टर का नाम आप देख सकते हो, सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड है। चैप्टर 5th है ये। अगर हम कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक देखें तो हमारा 5वें नंबर पे चैप्टर आता है सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, समकालीन विश्व सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। अगर आप हिंदी वाली बुक में जाओगे तो लास्ट ईयर हम पे यही चैप्टर्स आ रहे थे और इस बार भी हमारे यही चैप्टर जो हैं इसमें कवर हो रहे हैं। तो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज जो है पूरी कंप्लीट है। अगर आप देखना चाहें तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाती है। अब हाल फिलहाल इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है पूरे समाज को और पूरे वर्ल्ड को, इवन हर एक स्टेट को, तो उस पूरे चैप्टर के बारे में इसमें दो प्रकार की सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करा गया। जैसे वो चैप्टर शुरू होगा तो हम समझाने की कोशिश करेंगे, और साथ में हमने ये भी कोशिश करी है इस चैप्टर के अंदर समझने की कि अगर किसी भी देश के अंदर सिक्योरिटी को लेके खतरा पैदा हो रहा है तो उन सभी सिक्योरिटी के एलिमेंट्स को किस तरीके से हमें ध्यान देना होगा ताकि वर्ल्ड लेवल पर पीस जो है उसकी शुरुआत हो सके, या पीस जो है बहुत अच्छी तरीके से पूरे वर्ल्ड में छा सके। सो बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर सिक्योरिटी, सुरक्षा, देखो आप लोगों को पता है कि आप जिस भी समाज के अंदर रहते हो उस समाज के अंदर महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी रहते हैं और हर किसी को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। सिक्योर तो हर कोई होना चाहता है। कोई LIC लेके सिक्योर हो रहा है और कोई, आपको पता है कि बड़ी बड़ी पॉलिसीज बना के सिक्योर होने की कोशिश कर रहा है। सिक्योरिटी होती क्या है, पहले सिंपल और आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। इट मीन्स दैट किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता हो लेकिन उसमें किसी प्रकार का खतरा ना हो, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सिक्योरिटी कहेंगे। सुरक्षा का मतलब खतरा से मुक्ति। अब खतरा आपकी जान को हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को हो सकता है, आपके बच्चों को हो सकता है, या आपके बुजुर्गों को, समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, महिलाओं को, पुरुष को खतरा हो सकता है। अगर उस पर खतरा है इट मीन्स दैट वो सिक्योर पर्सन नहीं है। तो यानी कि सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम। सिक्योरिटी का मतलब मुक्ति होता है, आज़ादी होता है, किससे, खतरे से। अब दीज थिंग थ्रेड एंड कोर वैल्यू शुड बी रिगार्डेड एज बीइंग ऑन इंटरेस्ट इन डिस्कशन ऑफ द सिक्योरिटी। वही ऑफकोर्स बुनियादी ढांचों की बात करें या रियल लाइफ की बात करें तो हर किसी के दिमाग में एक तरीके से सिक्योरिटी का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। अब मैंने तो सिर्फ अपनी जान माल को लेके बताया कि भाई किसी की, इंसान की जान जो होती है अगर उस पर किसी प्रकार का थ्रेड हो तो वो सिक्योर पर्सन नहीं हो सकता। तो ऐसे में आपकी नज़र में आपके लिए कोर वैल्यू कुछ और हो सकती है, आपके लिए बुनियादी बात सिक्योरिटी को लेके कुछ और हो सकती है। चैप्टर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब बेसिकली पूरे चैप्टर के अंदर दो अवधारणाएं या धारणाएं जो हैं वो बताने की कोशिश करी गई है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अभी हम एक ही समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज आएगी तो उसमें हम और ज़्यादा डिटेल में, और ज़्यादा क्या मतलब जो भी चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी वो हम समझते रहेंगे। तो सिक्योरिटी के ऊपर बेसिकली ट्रेडिशनल नोशन और साथ में नॉन ट्रेडिशनल नोशन, इस पूरे चैप्टर की मेन जो थीम है वो यही है कि बताने की कोशिश करी गई है कि सुरक्षा जो इंसान को चाहिए वो दो प्रकार से चाहिए, एक पारंपरिक हो गई और एक अपारंपरिक हो गई। यानी कि कुछ ऐसे खतरे जो देश के अंदर और बाहर से आते हैं लेकिन हमें पता होते हैं, ये खतरे हमें पता है और इनको टैकल करने का तरीका भी हमें पता है, हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खतरे होते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन जिनका हमें पता ही नहीं कब क्या हो जाए। दैट मीन्स एग्जांपल दे देता हूँ मैं। देश के अंदर मान लीजिए कि आंदोलन हो रहे, दंगे हो रहे हैं, देश की सरकार को पहले से पता होता है कि भाई आंदोलन, दंगे तो होने आम बात है, जनता की डिमांड नहीं पूरी हो रही है तो आंदोलन करना उनका अधिकार है और वो अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन वही ये ट्रेडिशनल नोशन हो गया, ये भी एक खतरा है एक तरीके से, क्योंकि आंदोलन हो रहा है तो देश में शांति को खतरा पैदा हो रहा है। दूसरी बात नॉन ट्रेडिशनल नोशन, इट मीन्स दैट जहाँ पे कोरोना आया, किसी को पता ही नहीं था कि कोरोना आएगा या कोरोना ऐसी कोई बीमारी भी आएगी, तो ये नॉन ट्रेडिशनल नोशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमें एग्जांपल पे समझ लेना है। सो बेसिकली ट्रेडिशनल नोशन पे हम फोकस करेंगे इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब किसी भी देश के ऊपर खतरा जो पता होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक जो देश के अंदर हो सकता है और एक बाहरी जो देश के बाहर से खतरा पैदा हो जाएगा वो।
तो पहले हम बाहरी खतरे के बारे में बात करेंगे। बाहरी खतरे जो ऑफ कोर्स सभी को पता होते हैं। तो बाहरी खतरे, ग्रेटेस्ट डेंजर टू द कंट्री इज फ्रॉम द मिलिट्री थ्रेट ऑफ द अनदर कंट्री। ये सभी को पता है कि भैया देखो, दूसरे देशों से अगर हमला हो जाएगा हमारे ऊपर तो ये बाहरी खतरा है। और पता है देशों को कि हमले होते हैं, युद्ध इसलिए तो हो रहे थे। हमने सन 57 का युद्ध लड़ लिया, हमने 47 का लड़ लिया, हमने 62, 65, उसके बाद 71, 99, कितने हमने वॉर लड़े हैं। तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि बाहरी खतरे हैं जो सेना से खतरे हो सकते हैं। तो मिलिट्री एक्शन थ्रेटन द कोर वैल्यू ऑफ सोवरेनिटी। और क्योंकि जब बाहर से कोई खतरा होता है तो ऑफ कोर्स वो हमारी संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता और भारत के या देश के आम नागरिक जो है उनके जीवन को, उनके जीवन के मूल्यों को खतरा पैदा हो जाता है। तो ऐसे में फिर हमें क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्स टू द थ्रेट ऑफ द वॉर, युद्ध के खतरे का जवाब देने के लिए मूल विकल्प। अब ऐसे में मान लीजिए कि हमारे देश के ऊपर खतरा आ गया, मिलिट्री एक्शन हो गया। भाई सबको पता है नॉन ट्रेडिशनल एक्शन का, वो किसी को नहीं पता। सॉरी, नॉन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल है पर एक्सटर्नल है। मतलब ट्रेडिशनल इट मीन्स पारंपरिक है पर बाहरी खतरा है। इस बाहरी खतरे से निपटने के लिए कुछ तरीके होते हैं। या तो युद्ध के टाइम पीरियड पे हम समर्पण दे दें, हम खतरे से बचने के लिए बोल दें कि भैया देखो हम सरेंडर कर रहे हैं, हमारे बस की नहीं, मारना मत, बस सरेंडर कर रहे हैं हम लोग। दूसरी बात, टू प्रिवेंट अदर साइड, दूसरी साइड से बचने के लिए आपने भी अटैक शुरू कर दिया और बोल दिया कि भैया जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आपने भी अटैक शुरू कर दिया। तो दूसरा था ये हो गया एक तरीके से सरेंडर करना कि हमारे बस की नहीं। दूसरा है आपने अटैक कर दिया। तो आपको पता होगा हमने अटैक भी करा था। तो जब तक युद्ध खत्म नहीं होता है इंसान को अटैक करते रहना पड़ता है। और तीसरा है आपका क्या कहते हैं, प्रिवेंट कर लेना या वॉर को लिमिट करने के लिए, सीमित करने के लिए एक तरीके से सरेंडर में एग्रीमेंट साइन कर लेना। तो ये भी एक तरीका होता है किसी भी खतरे को बचाने के लिए। तो ये विकल्प आत्मसमर्पण, सरेंडर जो होता है उसमें एक संधि साइन होती है। जैसे हमने पाकिस्तान को जब हराया था वॉर में, जब 1971 बांग्लादेश वाला वॉर हुआ था, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताने की कोशिश करी हुई किस तरीके से सरेंडर करा गया। तो ये भी एक तरीका होता है इन खतरों से बचने के लिए। अब होता ये है कि भैया देखो, हम ये खतरे हमें पता है अच्छे तरीके से कि यार ये बाहरी खतरे हैं और ऐसे ऐसे में हमारे पास ये ऑप्शंस है। अब ऐसे खतरे कहीं पैदा ना हो जाए तो इस सिचुएशंस के लिए हम पावर बैलेंस का काम करते हैं। पावर बैलेंस का मतलब होता है, आपने लॉजिक ऑफ डेटरेंस का नाम सुना होगा। लॉजिक ऑफ डेटरेंस में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया कि इसमें ऐसा होता है कि जैसे कोल्ड वॉर हुआ था, कोल्ड वॉर में यूएसए के पास भी बहुत सारी आर्मी थी और यूएसएसआर के पास भी बहुत सारी आर्मी थी। उनके पास, दोनों के पास सीधे से बम थे, एक से एक बम थे। दोनों को पता था कि अगर मैंने इस पर अटैक कर दिया तो ये मेरे ऊपर अटैक कर देगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसे बोलते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। इट मीन्स दैट युद्ध की पारस्परिकता। इसमें क्या होता है कि दोनों को पता होता है कि दोनों ने अगर एक दूसरे को मार दिया तो खतरा हो जाएगा। तो ऐसे में खतरे, जो बाहरी खतरे होते हैं उनसे बचने के लिए हर देश पावर बैलेंस का इस्तेमाल करता है, शक्ति संतुलन का इस्तेमाल करता है। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि फेवरेबल बैलेंस बना रहे। जो आपकी नेबरिंग कंट्री होती है उस नेबरिंग कंट्री के कंपैरिजन में आपको अपनी मिलिट्री, अपनी इकोनॉमिक, अपनी टेक्नोलॉजी, इन सब पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे इंडिया और पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उसमें आप देखोगे कि किस तरीके से हमने इंडिया और पाकिस्तान के लोगों ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिलिट्री कॉम्बैट टैंक, नेवल एसेट्स हमने इंडिया और पाकिस्तान ने कैसे बना रखे आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर अटैक हो गया तो उन्हें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि अगर हमने अटैक करा तो भैया इनके पास तो इतनी आर्मी है, इनके पास तो इतने हेलीकॉप्टर है, 5 मिनट में आके उड़ा देंगे। तो इसे कहते हैं पावर बैलेंस करना, शक्ति संतुलन बनाए रखना। दूसरा है, अगर आपको एक्सटर्नल खतरे से बचना है तो उसके लिए आपको अलायंस बिल्ड करने पड़ रहे हैं। अलायंस बिल्ड करने का मतलब क्या हो गया? अलायंस बिल्ड करने का मतलब ये हो गया कि बाहर की कंट्री से अलायंस बिल्ड कर लो। गठबंधन राज्यों का एक गठबंधन है जो सैन्य हमलों के खिलाफ बचाव के लिए अपने कार्यों का समन्वय करता है। अब मान लीजिए कि मिलिट्री अलायंस आपने कर ली, तो मिलिट्री अलायंस करने से आपने देखा होगा कि एक टाइम पे था जिस समय पे इराक ने कुवैत के तेल भंडारों को कैप्चर कर लिया। अब उसे लगा कुवैत कुछ भी नहीं है, उसको हम जीत जाएंगे। लेकिन कुवैत ने तो भैया जापान से, रशिया से और साथ में अमेरिका से, सबसे एक अलायंस बिल्ड कर रखे थे। तो उसकी मदद करने के लिए वो सारे लोग पहुंच गए ना। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है अलायंस बिल्ड करना। अलायंस बिल्ड करने की वजह से आपका जो स्टेट होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और अगर कोई भी इशू आपके देश के ऊपर आ जाता है
तो फिर आपका इशू नहीं रहता, फिर ये इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है जिसमें दूसरी कंट्री भी पार्टिसिपेट करने लग जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए बेलारूस के साथ अभी हुआ, रशिया जो है यूक्रेन के साथ मतलब युद्ध लड़ रहा है, तो वहाँ अमेरिका मदद कर रहा है ना, खतरों को ख़त्म करने के लिए। तो नो एक्नॉलेजमेंट सेंटर अथॉरिटी टू रेगुलेट द थ्रेट ऑफ द सिक्योरिटी एट द इंटरनेशनल लेवल। जब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाता है तो आपको पता है कि यूएन जो होता है ऐसे मामले में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। रीज़न ये होता है कि फिर अलायंस बिल्डिंग जो कंट्रियाँ होती है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है, तो उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हो खुद की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सम ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक द यूरोप पावर बिकम द मेंबर ऑफ द कोल्ड वॉर अलायंस। आपको पता होगा एक टाइम पीरियड पे जिस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय पे खतरे को कम करने के लिए अलायंस बिल्डिंग का ही सहारा लिया था, क्योंकि एक तरफ यूएसए था और एक तरफ यूएसएसआर था। इनको पता था कि भैया हम बचेंगे नहीं अगर एक दूसरे ने किसी के भी ऊपर अटैक कर दिया तो। इस सिचुएशन में यूएसए और यूएसएसआर जो थे उन्होंने ज़्यादातर अलायंस बिल्ड करने की कोशिश करी, और अलायंस बिल्ड जब करी कोल्ड वॉर के दौरान, तो आपको पता है कि उस समय जो भी खतरे थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए थे। सबको पता था कि ये उसका दोस्त है, ये उसका दोस्त है, ये उसका दोस्त है, इसने उसके साथ अलायंस बिल्ड कर रखा है, इसने उसके साथ अलायंस बिल्ड कर रखा है। इसीलिए तो ये था आपका क्या कहते हैं बाहरी खतरा, बाहरी खतरे से बचने के लिए। अब उसके बाद आता है आंतरिक खतरा। तो देश का खतरा है, आपको पता है देश में अलगाववादी आंदोलन चलते रहते हैं, देश में आतंकवाद चलता रहता है, देश के अंदर क्षेत्रवाद चलता रहता है, हर एक स्टेट की अपनी डिमांड है। उसके बाद जातीय संघर्ष भी देश के अंदर होता रहता है, सांप्रदायिक दंगे, धर्म के नाम पे दंगे होते रहते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती रहती है। अब इनको ख़त्म करने के लिए क्या कर रखा है, इनको ख़त्म करने के लिए आपको पता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में ज़्यादातर आर्मी ही जो होती है वो पूरी की पूरी इन सभी चीज़ों को दबा देती है। ये ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ थी। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल में बाहरी खतरे और आंतरिक खतरे। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली आप ये सारी चीज़ें किसी भी स्टेट के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखोगे, मतलब इन सभी का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि देश की आर्मी अगर ठीक हो नेशनली लेवल पे, तो इन सारी चीज़ों को समाधान में लाया जा सकता है। आंतरिक आंदोलन या आंतरिक जो खतरे होते हैं उसको देश को ही सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जो होती है देखने को हमें मिलती है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि इस चीज़ को अगर हम थोड़े से आगे लेवल पे लेके जाए, ताकि जो भी देश के खतरे होते हैं अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है तो उसका समाधान क्या हो सकता है। So basically, traditional security notions support the importance of cooperation among the state to attain the world peace. मकसद यही है पारंपरिक सुरक्षा का, ताकि देश के अंदर अगर शांति बनी रहेगी तो हम विश्व के अंदर होने वाली शांति को बना सकते हैं। अगर किसी एक स्टेट में चाहे बाहरी खतरा हो चाहे आंतरिक खतरा हो, अगर वो प्रॉब्लम में जूझ रहा है, अगर उस स्टेट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये मान सकते हैं कि इससे वर्ल्ड पीस को खतरा होने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बड़ी बड़ी कंट्रियां बिजनेस के हिसाब से एक दूसरे के साथ निर्भर होती है। ये आपने अच्छी तरीके से पहले भी पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है। तो इसके लिए हम बहुत बड़े लेवल पे एक चीज़ कर सकते हैं, और वो है डिसआर्मेंट्स, आर्म कंट्रोल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आर द हेल्पफुल टू इंश्योर द वर्ल्ड सिक्योरिटी। पूरे विश्व के अंदर अगर हमें विश्व की सुरक्षा करनी है और खतरों से बचना है, तो इन सभी चीज़ों की हमें डिमांड है और हमें इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग डिसआर्ममेंट के बारे में। इसे बोलते हैं निशस्त्रीकरण करना। शस्त्रीकरण तो हर एक देश करता ही है, और ओपनहाइमर आपने मूवी देखी होगी, दुनिया का पहला ऐसा न्यूक्लियर बम जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, वो शस्त्रीकरण हुआ। वो देश अपने देश को बचाने के लिए उस व्यक्ति ने क्या कहते हैं आइटमिक बम बना दिया, आइटम बम बना दिया, ऐसा कि जो पूरे विश्व के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो ऐसे में डिसआर्मेंट करना देश में वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए हर एक स्टेट को सर्टन काइंड्स ऑफ वेपन जो है त्यागने पड़ेंगे। हर एक देश को डिसीजन लेना पड़ेगा कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन जो होते हैं उनको ख़त्म कर देने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंस हुआ था 1972 के अंदर 10 अप्रैल लंदन में, मॉस्को में और वाशिंगटन डीसी में। इफेक्ट में आया था ये 26 मार्च 1795 में। बेसिकली 22 स्टेट ने
इसके ऊपर रेटिफिकेशन करा था, इट मीन दैट पुनर्विचार किया था, लेकिन 109 देश राजी हो चुके थे कि भैया हमें जो है जो भी किसी प्रकार के जो वेपन्स होते हैं, अगर सभी देश त्यागने के लिए तैयार हैं तो हम भी त्यागने के लिए तैयार हैं। ये 72 में हुआ था। एक हुआ था केमिकल वेपन कन्वेंशन हुआ था, वो 1992 के अंदर हुआ था। 1993 के अंदर ये इफेक्ट में आया था, पेरिस न्यूयॉर्क के 2 जगह पे हुआ था ये। इसमें से 165 देश एग्री हो चुके थे, हालांकि 193 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 65 देश एग्री हो चुके थे कि हम डिसआर्ममेंट करने के लिए यानी कि निशस्त्रीकरण करने के लिए तैयार है। सोचिए, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए हमें ये करने की जरूरत है। क्या आप लोग एग्री हैं कि हमारे देश को निशस्त्रीकरण होना चाहिए? भाई मैं एग्री हूँ। अगर सारी कंट्री कहती है कि हाँ ठीक है हम भी अपने आर्म्स को जो है ख़त्म कर देंगे, तो मैं भी भारत की तरफ से बोल दूंगा कि हाँ भाई मेरी तरफ से एक वोट पक्का है, आप भी कर दो ऐसा। पर ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप कह सकते हो कि यूएस और सोवियत संघ जैसे जो देश हैं उन्होंने बोल दिया था कि भैया हम कुछ थर्ड टाइप के जो वेपन्स होते हैं मास डिस्ट्रक्शन वाले, भाई उनको तो हम ख़त्म कर नहीं सकते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम निशस्त्रीकरण डिसआर्ममेंट नहीं करेंगे पर हम उनको कंट्रोल कर लेंगे। तो यहाँ से थोड़ी सी कहानी बिगड़ गई। दूसरी होती है आर्म्स कंट्रोल करना, सशस्त्र नियंत्रण करना। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर मतलब ये वर्ल्ड पीस के लिए ये लोग वो करते हैं, मतलब शस्त्र कंट्रोल करने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि सिलेक्टेड कंट्री के पास कुछ केमिकल वेपन्स या सिलेक्टेड कंट्री के पास ऐसे बम बनाए जा चुके हैं जो अभी तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाए। तो ऐसे में ये कर सकते हैं कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो किसी दूसरे देश को ना दे, इसे बोलते हैं आर्म्स कंट्रोल करना। अब आर्म्स कंट्रोल करने से आप कह सकते हो कि जिस देश ने कोई भी केमिकल वेपन बना लिया, बायोलॉजिकल वेपन बना लिया है, या ऐसा वेपन बना लिया है जो पूरे विश्व में किसी के पास भी नहीं है, ये तो खुद ही देश जो है अपना पैसा खर्च करके ऐसे वेपन्स बनाता है, ये टेक्नोलॉजी किसी और के पास ना जाए तो उसे ये लोग आर्म्स कंट्रोल कहते हैं। जैसे कि एक बार न्यूक्लियर नॉन प्योरिफिकेशन ट्रीटी हुई थी, आप कह सकते हो 1968 के अंदर हुई थी। इसमें किसी प्रकार के जो बम थे, जो इक्विपमेंट थे, वो 1968 से पहले जिस भी कंट्री ने बम बना लिया था, अब 1968 के बाद दूसरी कंट्री नहीं बना सकती है। तो ये परमाणु अप्रसार संधि से बोला जाता है हिंदी में। और एक और संधि हुई थी, स्टार्ट बोलते हैं इसे, 1982 से लेकर 1991 के बीच में। इसमें भी ये कहा गया था कि भाई जो अमेरिका है उनके पास जिस प्रकार के वेपन्स हैं अब वो किसी और कंट्री को नहीं बेचेगा, जबकि ये बुक्स में लिखा हुआ है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बड़ी बड़ी कंट्री जो है पैसा कमाती है इससे अच्छा खासा और ये बेचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे बस ये है कि मना कर रखा और कुछ नहीं। दूसरी बात, मेजर आर्म कंट्रोल्स, अगर आपने देखा हो, आपने पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें एलटीबीटी साइन हुआ था और दूसरा था एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्योरिफिकेशन ट्रीटी, 1970 के अंदर इफेक्ट में आया था। दोनों आर्म्स कंट्रोल के लिए बनाए गए थे। एक में कहा गया था कि एक कंट्री किसी प्रकार के परमाणु परीक्षण को नहीं कर सकती है, जो कि गलत था, भारत ने साइन नहीं करा था इसके ऊपर। दूसरा था इसके अंदर जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है उसके लिए जो केमिकल की ज़रूरत होती है, जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, अब वो जिस भी कंट्री के पास आ चुके हैं अब वो उसको बेचेगा नहीं। तो ये दो एक तरीके से आर्म्स कंट्रोल करने के लिए, विश्व की शांति के लिए ऐसी संधियाँ करी जाती है। तीसरी बात, अगर विश्व में वर्ल्ड पीस लानी है तो वह है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इट मीन्स दैट विश्वास निर्माण करना। इसमें यह हो सकता है कि युद्ध के खतरे को टाला जा सकता है। सपोज मान लो कि मेरा चाइना से युद्ध होने वाला है, भारत का चाइना से युद्ध होने वाला है, तो चाइना किस प्रकार की चीज़ें कर रहा है, किस प्रकार के बम का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे में अगर दूसरी कंट्री जैसे यूएसएसआर उसका पड़ोसी मुल्क है और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमारा उनके साथ बहुत अच्छा लेन देन है, तो वो हमारे को आइडियाज़ शेयर कर सकता है, वो हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है उनके मिलिट्रीज़ की, और वो उनके दूसरे दुश्मन के बारे में बता सकता है कि चाइना की यार ताइवान से लगी हुई है, तो तुम उनको ही प्रोवोक करो ताकि वो तुम्हारे साथ आ जाए। तो ऐसे में आप कह सकते हो इट चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ द वॉर। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो होता है पॉसिबिलिटी दिखाता है वॉर की कि कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकॉन्सेप्शन बोलते हैं इसे, उससे ये बच सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो भी सुरक्षा से रिलेटेड बात थी वो मैंने आपको बताई है। ट्रेडिशनल नोशन के ऊपर हमने पूरी फोकस करी थी। अगली वीडियो में हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो आई होप दैट आपको वीडियो समझ में आई होगी, लेक्चर समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर जाइएगा, टेलीग्राम चैनल है हमारा, ये आपको वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।
दिस इज इट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।